नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये पार्ट 3 है। इसका पार्ट 2 और 1 पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख ली, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, रोशन सा स्टडी पॉइंट की खास बात क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पूरी तरीके से एनिमेशन के थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है। एनिमेशन के थ्रू आपको टॉपिक्स को समझाया जा रहा है। लगभग रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी की वीडियो देखेंगे 80% से भी ज़्यादा वीडियो आपको एनिमेशन के थ्रू मिलेगा, जिसमें हमने वो हाथ से लिखने वाली जो वीडियो होती है उस टाइप से हमने समझाया, जिससे कि बच्चों का हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ा है ना। और वो अब मतलब पहले क्या था कि यार जितने भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेगा ऐसे ही आते हैं, पीडीएफ के थ्रू समझाना शुरू कर देते हैं या फिर बोर्ड पे समझाते हैं, जिससे कि इंटरेस्ट नहीं जागता बच्चों का। वही पकते हैं बच्चे, फिर नींद आती है उनको और फिर वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन रोशन सा स्टडी पॉइंट ने क्या किया है, एक स्टडी करने का, एक आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, पढ़ाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है, जो कि है एनिमेशन। ठीक है, वैसे ये वीडियो एनिमेशन नहीं है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, पीडीएफ के थ्रू ही समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि यार थोड़ा मतलब आपको सिलेबस थोड़ा तेज़ी से चलाना है, क्योंकि यार एनिमेशन में टाइम भी लगता है। तो कुछ वीडियो मैं चैप्टर की पीडीएफ के थ्रू ही प्रोवाइड करा देता हूँ। लेकिन पीडीएफ में भी आपको बहुत ही बारीकी से और आसानी से चीज़ों को समझाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही टफ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो पीडीएफ के थ्रू समझने वाले हैं। अपने पास आप क्या रखेंगे, कॉपी और पेन, और जो भी मेन कीवर्ड है, जो भी मेन चीज़ें हैं उसको आप लिखते चलेंगे। ठीक है, वैसे जो भी मैंने अभी पीडीएफ में जो भी मैंने लिख रखा है वो सब मेन ही है, कुछ भी उसमें फालतू की चीज़ें नहीं। बुक में आप पढ़ेंगे तो बुक में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है कि मेन चीज़ों को ही सेलेक्ट कर रखा है और उसी के माध्यम से आपको चैप्टर को समझाने वाले हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण आंदोलन की, है ना। पर्यावरण आंदोलन का मतलब क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं। आपको पता है कि देश के सरकार ने तो आंदोलन चलाए हैं, सभी देश के सरकार ने चलाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे पर्यावरण संबंधी जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, स्थानीय स्तर पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में भाग लिया है। और पर्यावरण आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही है, बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई जा रही है जिसके माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और विशेषकर अफ्रीका जैसे देश है, भारत जैसे देश है, दक्षिणी के जो बहुत सारे देश है ना, जो विकासशील देश है, उसमें भी बहुत सारे पर्यावरण संबंधित आंदोलन चलाए गए हैं। जैसे कि दक्षिणी देशों की हम बात करें तो उसमें मैक्सिको आपका नाम है, चिली है ना, चिले है, ठीक है, ब्राज़ील है आपका, मलेशिया है, इंडोनेशिया है ना। इन सब में वन आंदोलन चले हैं, वनों की सुरक्षा के लिए, है ना, जंगलों की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरोध में आंदोलन चलाए गए हैं। जो खनिज उद्योग आप समझते होंगे, ये क्या होते हैं खनिज उद्योग, जिसमें से हम क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे से जो भी खनिज संसाधन है उसको निकालने वाला जो उद्योग है उसको हम खनिज उद्योग कहते हैं। और खनिज उद्योग में यार बहुत ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल वगैरह का यूज़ किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग के विरुद्ध आंदोलन चला है। इसके अलावा देखिए और कुछ देशों के नाम बता रखे, जैसे कि थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन, भारत, इन सब में बांध विरोधी आंदोलन चले हैं। जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं उस डैम के खिलाफ आंदोलन चलाए गए। जैसे कि भारत में सबसे फेमस है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या था कि जो सरदार सरोवर बांध है उसका निर्माण किया जा रहा था, है ना। तो इससे क्या था कि बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाने वाले थे, बहुत सारा जंगल जो है, वन है, वो पानी में डूब जाने वाला था। तो इस कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चलाया गया था, जो कि बांध विरोधी आंदोलन था। ठीक है, तो ये आप पर्यावरण संबंधी जो भी आंदोलन है उसमें सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। आपके बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है, एनसीईआरटी बुक को आप एक बार जरूर रीड करें, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको चीज़ें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे संसाधनों की भू राजनीति की। संसाधनों की भू राजनीति से हम क्या समझते हैं? संसाधनों की भू राजनीति का मतलब है कि संसाधन पे किसका अधिकार होगा। और देखिए, आपको पता है कि ज़्यादातर संसाधन जो है वो भूमि के नीचे से निकलती है, और संसाधनों के लेकर कितने सारे युद्ध हुए हैं। अभी भी आप देखें कि जिन देशों के पास जितने संसाधन है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जिन देशों के पास है वो देश ज़्यादातर अशांत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध होते रहते हैं, गृह युद्ध, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना। जैसे कि इराक, सीरिया, इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य एशिया के बहुत सारे देश है, वहाँ पे बहुत सारे क्या है, तेल संसाधन है, खनिज संसाधन, वहाँ पे आप देखेंगे कि वो हमेशा मतलब वहाँ पे हिंसा वगैरह होता ही रहता है। ठीक है, तो आपको पता है कि शुरू में जैसे कि ब्रिटेन है या फिर यूरोप के बहुत सारे देशों ने
संसाधनों के लिए तो देशों को गुलाम बनाया था। भारत को गुलाम क्यों बनाया गया? ताकि यहाँ के जो संसाधन है उसका उपयोग अपने देश के विकास के लिए वो कर सके। यहाँ से वो क्या करते थे, कच्चे माल को अपने देश में लेके जाते थे और उसी को फिर तैयार माल में बदल के फिर दूसरे देशों को बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से चलता था। अब देखिए संसाधनों की भू राजनीति में क्या है कि यहाँ पे शुरू में क्या था कि इमारती लकड़ी, जैसे इमारती लकड़ियाँ होती है, क्योंकि शुरू में क्या था कि उनको जो पश्चिमी के जो देश है, तो पश्चिमी के देशों को सबसे ज़्यादा इमारती लकड़ियों की मांग थी, इसलिए उन्होंने नए देशों को खोजना स्टार्ट किया, है ना, क्योंकि उनको जलपोत का निर्माण करना था। तो इसलिए उन्होंने दूसरे देशों के जो वन है ना, जंगल वगैरह है, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ताकि अपने नौसेना को क्या कर सके, मजबूत कर सके और विदेशी व्यापार को बढ़ा सके, दूसरे देशों पर कब्जा कर सके, क्योंकि बिना नौसेना के ये चीज़ें सक्षम नहीं था। उसके बाद तेल, जब बहुत सारे मतलब ऐसे मशीनें थी जो कि तेलों के माध्यम से चलने लगी, तो तेल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गया, क्योंकि अब जितने भी जहाज है, जितने भी हवाई जहाज है, उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, तेल, डीजल, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या है कि सबसे मेन संसाधन क्या बन चुका है, तेल बन चुका है, पेट्रोल बन चुका है। और जिन देशों के पास ज़्यादा मात्रा में है वो क्या कर सकते हैं, अपनी समुद्री मार्ग और अपनी नौसेना, समुद्री मार्गों पर नौसेना को तैनात कर सकते हैं, अपने मतलब पकड़ बना सकते हैं, अपनी सेना को मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। और तेल के भंडार की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इस समय तेल का भंडार है वो सऊदी अरब के पास है, ठीक है। सऊदी अरब के पास आपका इराक है, इराक के पास भी दूसरे नंबर पे आता है। तो ये सारे देश क्या है, तेल की वजह से इतने ज़्यादा अमीर हो रखे हैं। तो तेल इस समय क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके बाद है जल। अब देखिए जो तीसरा विश्व युद्ध होगा ना, अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, आपको पता है। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि जो तीसरा जो युद्ध होगा ना, मतलब विश्व युद्ध, वो जल को लेकर ही होगा, पानी को लेकर होने वाला है। और पानी पर नियंत्रण को लेकर या पानी के बंटवारे को लेकर कई बार लड़ाइयाँ हो चुकी है, देशों के बीच में आपस में लड़ चुके हैं। जैसे कि जॉर्डन नदी के पानी को लेकर 4 जो राज्य है, जैसे कि इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, है ना, ये सब आपस में लड़ते रहते हैं। इसके अलावा सिंधु नदी की हम बात करें तो भाई सिंधु नदी को लेकर भी, सिंधु नदी के जल को लेकर भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या रहती है, तनातनी रहती है ना। तो आगे चल के क्या होगा ना कि जल ही क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा और जल की कीमत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आगे इसका जो अभाव है वो देखने को मिलेगा। तो जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको भू संसाधनों की भू राजनीति में बताना है। उसके बाद है मूलवासी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो मूलवासी होते कौन है, सबसे पहले हमें मूलवासी की परिभाषा देनी है। तो देखो यार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, मूलवासी, या सिंपल शब्दों में मैं मूलवासी की परिभाषा दे दूंगा कि वो लोग जो जिस स्थान पर पैदा हुए हैं और उस स्थान पर लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, वो मूलवासी है, ठीक है। जहाँ पे उनके पूर्वज वगैरह भी वहीं पे रहते थे, वो भी उधर ही रहने लग रहे हैं और आगे उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी जगह पे रहेगी। तो वो क्या है, मूलवासी है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिभाषा दिया 1982 में कि भाई मूलवासी ऐसे लोग हैं जो मौजूदा स्थान पे बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो भाई ऐसे लोग हैं जो कि किसी स्थान पे बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, बाद में दूसरी संस्कृति या दूसरी जाति के लोग वहाँ गए और उनको भगा दिया, है ना, उनको अपने अधीन कर लिया, उनको गुलाम बना लिया, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मूलवासी बोलते हैं। भारत में मूलवासी किसे कहा जाता है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब जो भी जनजातियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आदिवासी है, आदिवासी लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भारत के मूलवासी बोलते हैं, ठीक है। और इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1975 में मूलवासियों का एक संगठन भी बना है जिसका नाम है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडोजीनियस पीपल्स, ठीक है। मतलब मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को बनाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। मूलवासियों की डिमांड क्या है, इनकी मेन मांगे अगर आप किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो 2-3 मांगे आप बता सकते हो। देखो सबसे पहली मांग तो ये है कि भाई इनको स्वतंत्र पहचान रखने की इजाज़त मिले, यानी एक स्वतंत्र पहचान वाले समुदाय के रूप में इनको मान्यता मिल जाए कि भाई ये एक स्वतंत्र समुदाय है मूलवासियों की। इसके अलावा चाहते हैं कि यार बहुत सारी मतलब ऐसी परियोजना चलाई जा रही है जिससे कि उनको विस्थापित होना पड़ता है ना, दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ पर भी लोग क्या करें, ध्यान दें, उनको स्वतंत्र पहचान रखने का अधिकार मिलना चाहिए, विस्थापन की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, सरकार उस पर ध्यान दे, यही इनकी मेन डिमांड है। इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में बिल्कुल खुश है, इनको कोई फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ानी है, ये कोई ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहते हैं, है ना, इनमें कोई स्टार नहीं बनना चाहता, ये अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं भाई। तो ये इनकी डिमांड है। और देखो अलग अलग देशों में अलग अलग मूलवासियों की संख्या टोटल बताई गई है। इस विश्व की अगर हम बात करें तो 30 करोड़ के आसपास टोटल इनकी आबादी है मूलवासियों की,
जिसमें से फिलीपींस की हम बात करें तो यहाँ पे कोरल डिलेरा, ठीक है, ये मूलवासियों का मतलब एक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिले की बात करें तो मापुसे नामक जो है, मतलब मापुसे बता रखा है, मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। ये डाटा आप याद करना चाहे कर ले, एग्जाम में वैसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत कम चांस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 10 लाख कह रहा हूँ, 6 लाख आदिवासी बसे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिकी मूलवासियों की संख्या लगभग 3,50,000 है। तो पनामा नहर की अगर हम बात करें, पनामा नहर के पूर्व में कुल कूना नामक जो मूलवासी है वो 50,000 के तादाद में है। तो ये आप डाटा बता सकते हैं कि मूलवासी किस जगह में कितनी आबादी में रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको मूलवासी वाले टॉपिक में, लेकिन है बस मूलवासी की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, इनकी डिमांड क्या है। ज़्यादातर एग्जाम में यही आपके पूछा जाता है, यही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 3 टॉपिक समझ लिए आज की इस वीडियो में। चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। अब बहुत जल्दी वैश्वीकरण के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल की लिंक को भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। और मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।